बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड हेलो एवरीवन। हम लोग लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था और इसके अंदर हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। ये ऐप कैबर पीएलसी का क्वेश्चन था। और आज की क्लास के अंदर हम लोग और मजीद अब पास पेपर्स के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे इस टॉपिक के। लास्ट क्लास में हमने फिर कुछ यूजेस देखे थे एबीसी के, और इसी तरीके से हम लोगों ने कुछ लिमिटेशंस देखी थी एबीसी की। ठीक है, लिमिटेशंस मतलब डिसएडवांटेजेस और यूजेस मतलब एडवांटेजेस कह सकते हैं आप इनको। आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ये आपकी बुक के अंदर भी ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है देख लेना। क्वेश्चन कुछ आगे पीछे हो सकता है, वेरिएंट बुक के चेंज होते हैं, बट ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज मे 2016 पेपर 3-1 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अच्छा जी। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर है क्या क्या बात है एग्जामिनर की तरफ से। सबसे पहले एग्जामिनर हमसे बात करना स्टार्ट करता है कि भाई सी रन्स अ बिजनेस प्रिंटिंग लोगोस ऑन स्वेटशर्ट्स। ठीक है जी, तो इनका बिजनेस क्या है? ये लोगोस प्रिंट करते हैं स्वेटशर्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये शर्ट्स लेके आते होंगे और उसके ऊपर पे ये लोगो प्रिंट करके और फिर उसके बाद बेचते हैं। बोलते हैं द स्वेटशर्ट्स कम्स इन टू टाइप्स, स्टैंडर्ड एंड सुपीरियर। यानी कि दो टाइप की शर्ट्स बनाते हैं, एक टाइप की शर्ट का नाम है स्टैंडर्ड और दूसरे टाइप की शर्ट का नाम है सुपीरियर। बोलता है दो सेलिंग प्राइस इज सेट एट अ कॉस्ट प्लस 30%। तो ये जिनकी सेलिंग प्राइस है वो कैसे रखते हैं कि जो भी इनकी कॉस्ट आती है उसका 30% जो है वो ऐड कर देते हैं सेलिंग प्राइस बनाने के लिए, यानी कि कॉस्ट में 30% जब ये और ऐड कर देते हैं तो वो उनकी सेलिंग प्राइस बन जाती है। बोलता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर। अब आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं साथ साथ। अगर आप इनकी इंफॉर्मेशन को गौर से देखें तो ये आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है स्टैंडर्ड की और ये आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है सुपीरियर की, यानी कि दो टाइप की शर्ट्स की। सबसे पहले बोलता है नंबर ऑफ स्वेट शर्ट सोल्ड। तो भाई इन्होंने इस पूरे साल 22,500 स्टैंडर्ड और 9,000 सुपीरियर सोल्ड करी, यानी कि बेची। फिर आगे बोलता है परचेज कॉस्ट पर स्वेट शर्ट। तो एक स्वेट शर्ट ये खरीदते थे स्टैंडर्ड वाली $5 की और सुपीरियर वाली $8 की, यानी कि एक मटेरियल की कॉस्ट दे दी उन्होंने एक शर्ट। प्रिंटिंग मटेरियल पर स्वेट शर्ट, तो हर एक शर्ट के ऊपर जब प्रिंटिंग मटेरियल लगता था जो ये प्रिंट करते थे वो 0.5 और 0.5 दोनों शर्ट्स के ऊपर लगता था। आगे बोलता है लेबर टाइम टू प्रिंट ईच शर्ट। हर लेबर को एक शर्ट बनाने में 5 मिनट लगते थे, भले वो स्टैंडर्ड हो और भले वो सुपीरियर हो, क्योंकि लेबर का काम क्या होता था, वो जो स्टिकर्स होते थे वो प्रिंटिंग मटेरियल या वो जो स्टिकर होते थे वो लगा के शर्ट के ऊपर और वो रेडी कर दिया करते थे शर्ट को, क्योंकि शर्ट्स ये बनी बनाई खरीदा करते थे, राइट। बोलता है ओवरहेड्स वर। अब आपको कुछ ओवरहेड्स भी दे रहा है एग्जामिनर। अब अगर आप इसके ओवरहेड्स देखें तो बोलता है मशीन सेटअप कॉस्ट। तो मशीन का सेटअप जो लगे वो सेटअप लगने का जो खर्चा आया वो 18,900 का आया। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो जो अदर प्रोडक्शन ओवरहेड है वो 5850 के आए। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो आपके पास ओवरहेड्स आए वो आए 17,250 के, यानी कि ओवरऑल इनकी फैक्ट्री के अंदर जो टोटल ओवरहेड्स आए हैं ना वो 42,000 के आए, यानी कि ओवरऑल जो इन्होंने खर्चा किया है वो 42,000 का ओवरऑल ओवरहेड का खर्चा हुआ है इनके बिजनेस के अंदर। एग्जामिनर आपसे ये बोलता है रिक्वायर्ड कैलकुलेट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन लेबर आवर्स, यानी कि लेबर आर की बेसिस के ऊपर आपने ओएआर को कैलकुलेट करना है। अब लेबर आवर्स तुम निकालोगे किस तरीके से? मेरा बेटा तुम्हें ये तो पता है कि यार जो तुम्हारी लेबर है वो एक शर्ट बनाने में कितना टाइम लगाती है, 5 मिनट लगाती है। तो अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि जो सुपीरियर है या जो स्टैंडर्ड है उसको बनाने के लिए लेबर ने टोटल कितने घंटे काम किया होगा, क्यों निकालेंगे ये? क्योंकि जो ओआर निकलेगा उसके लिए तुम्हें चाहिए होंगे टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स निकालने के लिए तुम करोगे क्या? सबसे पहली बात तो याद रखना कि जब भी तुम्हें सवाल में मिनट्स गिवन हो, यहां पे जैसे मिनट्स गिवन है तो मिनट्स को तुम आवर्स में कन्वर्ट कर लिया करो। तो मिनट्स को जब तुम आर में कन्वर्ट करोगे ना तो पता है किस तरीके से होंगे, मैं तुम्हें दिखाता हूं। भाई लेट सपोज एक शर्ट बनने में 5 मिनट लगते हैं, तो 5 को डिवाइड कर लो 60 से। तो जैसे ही तुम 5 को डिवाइड करोगे 60 से तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो तुम्हारे पास कन्वर्जन आ जाएगी मिनट्स टू आवर्स की, यानी कि घंटा घंटे में वैल्यू आ जाएगी। और कितनी शर्ट्स आप लोगों ने बनाई है? आप लोगों ने बनाई है 22,500 शर्ट्स स्टैंडर्ड की। तो स्टैंडर्ड की 22,500 शर्ट बनने पे टोटल कितने आवर्स लगे होंगे लेबर को? ये मैं 22,500 लिखने के बजाय कुछ और लिख रहा हूं, 22,500। ठीक हो गया। तो अब कितने घंटे लगे थे स्टैंडर्ड बनने में आपकी लेबर को? तो भाई स्टैंडर्ड की कैलकुलेशन यहां पे कर लेते हैं। हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं? स्टैंडर्ड की। तो भाई निकालते हैं 5/60 इंटू 22500 इज इक्वल टू 1875 आवर्स, यानी कि लेबर को 1875 आवर्स लगे होंगे क्या बनाने के लिए? स्टैंडर्ड शर्ट बनाने के लिए। और अगर इसी के साथ हम बात करें कि सुपीरियर,
को बनाने में कितना टाइम लगा होगा लेबर को, तो अगेन 5 मिनट लेती थी तो उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई बाय कितनी देर कितने यूनिट्स बनाए उसने, 9000 यूनिट्स बनाए। सर ये 9000 यूनिट्स तो बेचे हैं, बनाए कितने ये तो नहीं पता बेटा, तो ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं है, तो जितने बनाए उतने ही बेचे होंगे, तो इतने ही बनाए भी होंगे इन्होंने, राइट। तो अब आप इसकी कैलकुलेशन करके इसके आवर्स निकाल लें, 5 डिवाइड बाय 60, तो ये आर में कन्वर्ट हो गया जो कि है 0.0833 सम आर, मल्टीप्लाई बाय 9000, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 750 आवर्स, यानी कि सुपीरियर को बनाने के लिए लेबर को टोटल कितने घंटे लगे, 750 आवर्स लगे। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार स्टैंडर्ड और सुपीरियर दोनों को मिला के टोटल लेबर ने कितनी देर काम किया होगा या लेबर को कितने घंटे लगे होंगे, तो तुम बोलोगे सर 1875 प्लस 750, दोनों को ऐड कर लें, तो दोनों को ऐड कर लो, अगर 1875 प्लस 750 इज इक्वल टू, तो इसमें 1875 ऐड कर लेते हैं, तो ये आ रहा है 2625 आवर्स, यानी कि टोटल लेबर ने इतने घंटे काम किया है, उस इतने घंटे में से इतना टाइम लगा स्टैंडर्ड बनने में और इतना टाइम लगा सुपीरियर बनने में। अब तुमने ओएआर निकालना है, अब ओएआर निकालना बड़ा सिंपल सा हो गया तुम्हारे लिए, क्यों, क्योंकि यहां पे आओ और यहां पे आके हम स्टार्ट करते हैं सवाल को। ये सवाल का पहले हम ईयर लिखते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, मई 2016, काफी पुराना क्वेश्चन है बट अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम सारे करते हैं, तो ये मई 2016 का है, तो यहाँ पे लिखते हैं मई 2016 and P31 क्वेश्चन नंबर 5, P31 क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अभी करने जा रहे हैं पार्ट ए इस सवाल का। पार्ट ए के अंदर आप लोगों ने प्रिडिक्टेड रेट निकालना है, यानी कि ओ ए आर, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना है। तो ये निकलता किस तरीके से है, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। याद है ना, ये एएस के अंदर आप लोग पढ़ के आए हो बहुत डिटेल के अंदर कि किस तरह का निकलता है। अब अगर तुम नोटिस करोगे यार तुम्हारा जो बजटेड ओवरहेड्स है वो है कितने के, तो तुम बोलोगे सर हमारे जो टोटल बजटेड ओवरहेड्स है ना वो 42,000 के हैं, तो भाई यहां पे लिख दो 42,000 और इसको डिवाइड कर लो बजटेड एक्टिविटी लेवल से। उसने क्या बोला था कि ओआर निकालते हुए एक्टिविटी लेवल क्या रखोगे, लेबर आवर्स, तो भाई तुम्हारे टोटल लेबर आवर्स हैं कितने, 2625 के हैं, तो 2625 के लेबर आवर्स से डिवाइड कर लोगे, तो यहां पे डिवाइड करो 2625, तो तुम्हारे पास ओआर कैलकुलेट हो क्या आ जाएगा, तो 42,000 डिवाइडेड बाय 2625, ये हमारे पास आंसर आ रहा है 16 या $16 पर लेबर आवर, यानी कि मेरी लेबर जब 1 घंटे काम करती है तो ओवरहेड का खर्चा $16 आता है। ये पुरानी वाली तुम्हारी अकाउंटिंग या पुरानी वाली कॉस्टिंग हुआ करती थी, वो इसी तरीके से काम करती थी, यानी कि जिसमें तुम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हो इसको। अच्छा जी, अब आप लोगों ने पहला पार्ट कर लिया, उसके बाद अब अगला पार्ट देखो क्या बोलता है, बोलता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, स्टाफ प्रिंटिंग द लोगोज आर पेड $10 एन आवर, यानी कि जो लेबर आपकी प्रिंटिंग का काम कर रही है, ये प्रिंटिंग शिंटिंग करती है, उसको आप कितना पैसा पे करते हैं, आप उसको पैसा पे करते हैं $10 पर आवर का। मैंने बोला ठीक है, 1 घंटे का इतना पैसा पे हो रहा है, तो जितने भी घंटे उन्होंने काम किया उसके हिसाब से $10 हम उनको दे देंगे, यानी कि इसको बनाने के लिए उन्होंने इतने घंटे काम किया, इसको बनाने के लिए इतने घंटे काम किया, तो मल्टीप्लाई बाय 10 लेबर की कॉस्ट पता लग जाएगी तुम्हें। अच्छा जी, अब वो आपसे बोलता है रिक्वायर्ड कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट अलॉटेड टू ईच टाइप ऑफ स्वेट शर्ट। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है, यानी कि हर एक शर्ट के ऊपर कितना कॉस्ट लगा वो हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। आ जाए, अब इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम कर रहे हैं पार्ट बी, तो यहां पे हम लिखते हैं पार्ट बी, ठीक है, और ये बी का पहला पार्ट था जो हम लोगों ने देखा, बी का 1, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग यहाँ पे पहले तो 2 कॉलम्स बना लेते हैं और फिर काम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे करना, तो यहाँ पे इस तरीके से 2 कॉलम्स बना लेते हैं, ठीक है, और फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो जी हमारे पास पहली शर्ट है, उसका नाम है स्टैंडर्ड। अच्छा, अब ये सारी लाइंस वाइंस पेपर में आप नहीं बनाओगे, बट आप लोगों को क्लैरिटी के साथ नजर आए इसलिए मैं ये सारी चीजें यहाँ पे कर रहा हूँ, वहां पे आपको जरूरत नहीं है बनाने की, लेकिन अगर टाइम हो तो बना ले, बट वरना आप ऐसे भी लिख सकते हैं सामने। एक थी आपके पास स्टैंडर्ड और दूसरी थी आपके पास सुपीरियर। बोल रहा है कॉस्ट निकाल दो, तो कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले तुम क्या निकालोगे, डायरेक्ट मटेरियल रिकॉर्ड करोगे, तो यहां लिखो डायरेक्ट मटेरियल। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई तुम्हारे पास जो मटेरियल था वो जो परचेज करते थे स्वेट शर्ट, वो कितने की करते थे, स्टैंडर्ड $5 की करते थे और सुपीरियर $8 की करते थे। तो भाई अगर मैंने मटेरियल निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सा काम करूंगा, $5
मल्टीप्लाई बाय कितनी शर्ट्स मैंने खरीदी इसकी, मैंने खरीदी 22,500 शर्ट्स खरीदी, तो $5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 22,500 से, 22,500। और जो दूसरी शर्ट थी वो मैं $8 की खरीदता था, और मैंने वो कितनी शर्ट्स खरीदी, 9,000 शर्ट्स खरीदी, तो उसको 9,000 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। समझ आ गई बात? तो तुम्हें इन दोनों की डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट पता लग जाएगी। तो 22,500 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 11। अभी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 22,500। अच्छा, इसके अंदर और भी कुछ था। ठीक है, तो पहले हम लोग सिर्फ शर्ट का लिखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो भाई ये आ गया 1,125,000, और दूसरे का आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 9,000। तो ये आपके पास आ गया 72,000। ठीक है, तो अब हम लोग इसको 72,000 को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने पास। लेकिन मटेरियल सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि मटेरियल एक और भी था आपके पास, जो कि था लोगो प्रिंट करने का। तो लोगो प्रिंट करने का मटेरियल आप जो ले रहे थे वो कितना ले रहे थे, 0.5 एंड 0.5। तो ये भी लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको भी डायरेक्ट मटेरियल ही बोलेंगे। तो सर ये डायरेक्ट मटेरियल ऊपर ऐड करके लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 22,500 एंड 0.5 मल्टीप्लाई बाय 9,000। ठीक है, ये भी तुम्हारा मटेरियल ही है। तो तुम लोग चाहते तो इसको 5.5 और इसको 8.5 करके भी कैलकुलेट कर सकते थे, मैंने तुम लोग को ब्रेक डाउन करके करवा दिया। दोनों तरीके सही है, बस समझ आनी चाहिए बात की क्या हो रही है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 22,500, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 11,250। और ये आ जाएगा तुम्हारे पास 0.5 मल्टीप्लाई बाय 9,000, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 4,500। तो यहाँ पे आप लिख लो 4,500। ये तुम्हारा मटेरियल आ गया पूरा। अब उसके बाद क्या होता था, उसके बाद तुम्हारी लेबर लगती थी, तो वो लेबर को रिकॉर्ड करो यहाँ पे। तो हम लिखते हैं डायरेक्ट लेबर। अब जो तुम्हारी लेबर है, अगर तुम नोटिस करो तो लेबर ने स्टैंडर्ड बनाने में कितनी देर काम किया था, वो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। स्टैंडर्ड बनाने में लेबर ने काम किया था 1875। तो 1875 लेबर ने काम किया, और लेबर को हम पैसे कितने देते थे पर घंटा, $10 देते थे। तो यहां पे हम लिखेंगे 1875 आर मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये हो जाएगा 18,750। और इसी तरीके से जो हमारी स्टैंडर्ड सुपीरियर थी, उसको बनाने में लेबर ने कितने घंटे काम किया था, 250 आवर्स काम किया था। तो 750 आवर्स काम किया था, तो 750 आवर्स काम किया, और हर एक घंटे का हम पैसा देते थे इसको $10। तो ये आ जाएगा 7,500, यानी कि ये हमारे पास एक और वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर हम अगली चीज यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ओवरहेड्स। अब जो आपके ओवरहेड्स थे ना, वो बड़ा बेसिक्स है। देखो, तुमने OAR निकाला कितना था, सबसे पहले तुम्हें वो पता होना चाहिए। सर हमने OAR कैलकुलेट करा था $16 का, राइट? तो भाई एक घंटा लेबर काम करती थी, तो उसको डॉलर कितना देना पड़ता था, $16। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी स्टैंडर्ड बनाने के लिए लेबर ने कितने घंटे काम किया। सर लेबर ने 1875 घंटे काम किया, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 1875 से, तो ओवरहेड का खर्चा पता लग जाएगा स्टैंडर्ड के ऊपर। तो 16 मल्टीप्लाई 1875 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ रहा है 30,000 का, यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं 30,000। और इसी तरीके से जो दूसरा आपका सुपीरियर है, उस पे भी OAR कितना था, $16 का था, मल्टीप्लाई बाय लेबर ने उसको बनाने में कितने घंटे काम किया, सर 750। तो यहाँ पे आप 750 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये OAR जो निकला हुआ है वो किसकी बेसिस पे निकला हुआ है, लेबर आर की बेसिस पे। तो मल्टीप्लाई भी किससे करूंगा, लेबर आर से मल्टीप्लाई करूंगा। सो 16 मल्टीप्लाई बाय 750 इज इक्वल टू 12,000। तो ये 12,000 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है, अब आप लोगों ने इसका टोटल निकाल लेना है। तो भाई इसका जो टोटल निकलेगा, आ जाए हम लोग इसका टोटल निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल। ठीक है, तो भाई जो इसकी टोटल कॉस्ट आई है, टोटल कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड, तो वो निकाल लेते हैं। 112500 प्लस 11,250 प्लस 18,750 प्लस 30,000। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 172,500। तो यानी कि इसकी जो कॉस्ट बनी वो बनी 172,500। और जो दूसरा है वो है 72,000 प्लस 4,500 प्लस 7,500 प्लस 12,000। तो ये हमारे पास बन गई 96,000 की। तो ये 96,000 की इसकी कॉस्ट हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी कि ये पार्ट भी हमने कर लिया, जो एग्जामिनर ने बोला वो हम लोग यहाँ पे कर चुके। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद वो आपसे बोलता है कि यार कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस फॉर ईच स्वेटशर्ट। तो बोलता है कि भाई अब हर एक स्वेटशर्ट की जो है ना, तुम लोग क्या कर दो, एक सेलिंग प्राइस निकाल के दे दो। तो भाई ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, या कोई बहुत टेक्निकल काम नहीं है। आज हम लोग इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने क्या करना है, आ जाए आपको हम दिखाते हैं। देखें, दो तरीके हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, चले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे ही कर सकते हैं हम, ज्यादा बेहतर रहेगा। नंबर 2,
बी का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने निकालनी क्या है कि भाई हम लोगों ने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शर्ट या स्वेट शर्ट, जो भी आप चाहे हेडिंग में लिख सकते थे। सबसे पहले अगर मैं तुम लोगों से बात करूं कि यार हमें पहले ये चाहिए कि हमारे पास जो ऊपर आया हुआ है ये टोटल कॉस्ट आई हुई है। ये क्या आई हुई है? टोटल कॉस्ट आई हुई है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार एक यूनिट की कॉस्ट बता दो कितनी है, तो एक यूनिट की कॉस्ट कैसे निकालोगे? तुम बोलोगे यार कॉस्ट पर यूनिट निकालना सर बड़ा सिंपल काम है। कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना बड़ा सिंपल सा काम है। ठीक है, सबसे पहले तुम लिखो यहाँ पे स्टैंडर्ड और यहां लिखो सुपीरियर। मेरा बेटा जो तुम्हारा स्टैंडर्ड है उसकी कॉस्ट किस तरीके से निकल सकती है? बड़ा सिंपल है। तो मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारी स्टैंडर्ड की टोटल कॉस्ट कितनी आई है? सर 172,500। तो यहाँ पे लिखो 172,500। और इसके तुमने यूनिट्स कितने बनाए थे? सर 22,500 यूनिट्स बनाए थे। इसके जो स्टैंडर्ड के यूनिट्स थे वो कितने बने थे? 22,500 यूनिट्स बने थे ना। और इसके कितने बने थे? 9,000। ये सवाल में देखते हुए आए हम। तो भाई हम क्या करेंगे? 22,500 से उसको डिवाइड करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 22,500। तो आ जाओ इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालें। 172,500 डिवाइडेड बाय 22,500 इज इक्वल टू, ये आ रही है हमारे पास 7.66। तो 7.67 लिख लेते हैं। 2 डेसिमल प्लेस पे आंसर देना चाहिए जब एग्जामिनर खामोश हो, कुछ ना बता रहा हो। और इसी तरीके से जैसे ये हमने कैलकुलेट करा, इसी तरीके से जो दूसरा प्रोडक्ट है सुपीरियर, उसका 96,000 की टोटल कॉस्ट थी। 96,000 डिवाइडेड बाय, इसके आपने कितने यूनिट्स बनाए थे? सर 9,000 यूनिट्स बनाए थे। तो इसको 9,000 से डिवाइड करेंगे, इसकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। तो आ जाए 96,000 डिवाइडेड बाय 9,000। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 10.666। तो यानी कि ये हम लोग बोल देंगे 10.67। 10.67। डन हो गई बात। अब तुम लोगों ने क्या करना है? तुमने सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो इस कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट ऐड करना है। क्या ऐड करना है? प्रॉफिट ऐड करना है। प्रॉफिट किस तरीके से ऐड करोगे? इसने क्या बोला हुआ था सवाल के अंदर कि भाई आप प्रॉफिट कैसे बनाते थे? कहीं ना कहीं मुझे नजर आया था। यस, ये रहा ऊपर, सेलिंग प्राइस इज सेट एट कॉस्ट प्लस 30%। तो जो भी तुम्हारी कॉस्ट है उसका 30% ऐड कर लो उसके अंदर। तो तुम्हारे पास जो कॉस्ट है वो कितनी है? 7.67 है। इसका 30% निकाल लो। और दूसरे की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 10.67 है। और इसका भी कितना निकाल लो? 30% निकाल लो। ठीक है, तो आज हम कैलकुलेट करते हैं। 7.67 मल्टीप्लाई बाय 30%। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2.301 करके आ रहा है। तो ये हम लोग कर लेते हैं 2.3। 2.3 कर लेते हैं इसको। ठीक है, और दूसरे का निकाल लेते हैं। तो 10.67 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू, ये आ रहा है हमारे पास 3.2। तो इसको 3.2 ऐड कर लेते हैं। 3.2 ये इसके प्रॉफिट ऐड हो जाएंगे। तो जैसे ही हम प्रॉफिट को ऐड करेंगे कॉस्ट के अंदर, अच्छा आप चाहें तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जिन बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा तेज करना होता है तो वो डायरेक्ट भी इसको कैलकुलेट करके लिख सकते थे, ऐसा कोई मसला नहीं। बट मैं ब्रेक डाउन करके क्यों पढ़ाता हूं? ताकि हर एक बच्चे को ये वाली बातें सारी समझ आए। तो भाई यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पर यूनिट सेलिंग प्राइस। तो भाई ये पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है? ये हम लोग कर लेते हैं 7.67 प्लस 2.3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ रही है 9.97। तो ये लिखते हैं 9.97। और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो 10.67 प्लस 3.2 इज इक्वल टू 13.87। तो यहाँ पे लिखते हैं 13.87 पर यूनिट की सेलिंग प्राइस हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके एग्जामिनर को दिखा दी। डन। इसको आपको अगर और बेहतर तरीका है या आपको लगता है कि मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करके भी आंसर निकाल सकता था, हाँ कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सही है। लेकिन ब्रेक डाउन करना मेरी जिम्मेदारी होती है। आगे आ जाइए जरा। वंस हम लोगों ने ये वाला काम भी कर लिया, अब आगे देखें सवाल के अंदर। अब वो काम को चेंज करता है। ये तो आपका हो गया एएस वाला पार्ट, जो आप एएस के अंदर भी करता था। तो एएस तो वो पूछता ही पूछता है, बोलता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब अगर तुम इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखो तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है? सी हैज सजेस्टेड दैट इट वुड बी बेटर टू एलोकेट द मशीन सेटअप कॉस्ट टू ईच प्रोडक्शन बेस्ड ऑन number of time the machine is set up. The machine has to be set up each time there is a different logo. वो बोल रहा है
कि यार ये जो तुम्हारे पास ओवरहेड्स है ना, इसके अंदर जो मशीन सेटअप है ना, मशीन सेटअप को तुम ये ओएआर के साथ ही खत्म नहीं कर दो या ओएआर के साथ ही एलोकेट नहीं कर दो, बल्कि ये देखो कि मशीन कितनी बार सेटअप हुई है उसके हिसाब से इसको एलोकेट करो। तो अब वो बोलता है ड्यूरिंग द ईयर मशीन वॉज सेटअप 600 टाइम्स फॉर स्टैंडर्ड एंड 975 फॉर सुपीरियर स्वेटशर्ट। तो उसने बोला कि भाई मशीन का डेटा दे दिया उसने उसने बोला कि 600 बार जो है वो मशीन का सेटअप लगा है स्टैंडर्ड बनाने के लिए, और 975 बार वो सेटअप लगा है क्या बनाने के लिए, सुपीरियर बनाने के लिए। फिर उसके बाद यहां पे अगर मैं बोलूं कि यार टोटल सेटअप हुए कितनी बार होंगे, यानी कि टोटल अगर तुम ऐसे देखो तो ये जो कॉस्ट ड्राइवर है इसका टोटल कितना है, तो भाई 600 प्लस 975 इज इक्वल टू 1575, यानी कि टोटल सेटअप कितनी बार लगे हैं, 175 बार सेटअप लगे हैं। और इसका कॉस्ट पूल कितना है, 18,900 का है। तो अब हम इसको एलोकेट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं एक रेट निकाल के, कोई मसला नहीं। और उसके बाद बोलता है अगली बात, अदर ओवरहेड्स आर स्टिल एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर। और बोलता है कि बाकी के जो ओवरहेड्स है ना, वो बाकी के ओवरहेड्स वैसे ही एलोकेट किए जाएंगे बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। क्योंकि पता है क्या है सवाल के अंदर, कभी भी तुम अगर नोटिस करो ना, तो हर ओवरहेड का कॉस्ट ड्राइवर मौजूद नहीं होता सवाल में। तो अगर हर ओवरहेड का कॉस्ट ड्राइवर सवाल में मौजूद नहीं हो, तो फिर एग्जामिनर ने आपको बताया हुआ होता है कि उसको, यानी कि ये बाकी के दो ओवरहेड्स को किस तरीके से एलोकेट करना है। तो ये बोलता है इन दोनों को वैसे ही एलोकेट कर दो जैसे पहले करते आए, लेकिन इसको एलोकेट कर दो इसके कॉस्ट ड्राइवर को देखते हुए। तो सर क्या हर सवाल के अंदर सब सारे ओवरहेड्स के कॉस्ट ड्राइवर नहीं दिए हुए होंगे? नहीं, बहुत सारे ऐसे ओवरहेड होते हैं जिनके कॉस्ट ड्राइवर बाय डिफॉल्ट ही मशीन आर या लेबर आर ही बनते हैं। ठीक है, तो अब ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, या तो ये लेबर आर या मशीन आर ही लगेगा इसके ऊपर भी, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी लेबर आर या मशीन आर की बेसिस पे निकालोगे। इसने खुद बता दिया कि भाई लेबर आर की बेसिस पे निकालेंगे, तो हम लेबर आर की बेसिस पे निकाल लेते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले ना उसने ये सारा काम करने के बाद बोला कि यार सी पार्ट 1 के अंदर कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच टाइप ऑफ स्वेट शर्ट व्हेन मशीन सेटअप कॉस्ट आर एलोकेटेड यूजिंग द नंबर ऑफ सेटअप्स टाइम्स। ठीक है जी, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोबारा से कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब जो कॉस्ट कैलकुलेट होगी ना वो बड़ी सिंपल है, उसके अंदर कोई इतना मसला नहीं है। हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इधर करते हैं सी पार्ट। अच्छा, अब जो तुम्हारा सी पार्ट है अगर हम इसको देखना शुरू करें, तो सी पार्ट के अंदर भी अगेन तुम्हारे पास दो शर्ट्स हैं, एक स्टैंडर्ड है और एक सुपीरियर है। अब जो तुम्हारी स्टैंडर्ड शर्ट हो या भले तुम्हारी सुपीरियर शर्ट हो, उसके ऊपर जो मटेरियल लगना था वो तो उतना ही लगेगा जितना पहले लगा था। तो मटेरियल आके देख लो, यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है मटेरियल के भाई ये आपको टोटल मटेरियल दिया हुआ है। अब मैं चाहूं तो इधर टोटल करके भी लिख सकता हूं, तो यहाँ पे आपको मैं टोटल करके दिखा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो डायरेक्ट मटेरियल, तो यहाँ पे जो भी मटेरियल लगा वो तो सेम ही लगा होगा, तो मटेरियल को निकाल लो भाई। ये दो बार मटेरियल लगा, इन दोनों को ऐड करके भी लिख सकते हो, तोड़ तोड़ के भी लिख सकते हो। तो एक बार तोड़ तोड़ के लिखवाया, एक बार ऐड करके लिखवा देता हूँ, ताकि आप ये ना बोलो कि सर ने तोड़वा के लिखवाया था, तो हम हमेशा ऐसे ही लिखेंगे। तो ये आ गया आपके पास कितना है भाई, 11,2,500 प्लस 11,250, ये आ गया 123,750। तो भाई डायरेक्ट मटेरियल इस पे कितना लगा है, 123,750। ठीक हो गया। और जो तुम्हारा दूसरा प्रोडक्ट है इसके ऊपर तुम्हारा मटेरियल कितना लगा है, सर ये पूरा मटेरियल लगा है, तो 72,000 प्लस 4,500 इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 76,500 आ रहा है। ये तो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, 76,500। डन हो गई बात। अच्छा भाई, उसी तरीके से फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट लेबर। मेरा बेटा डायरेक्ट लेबर में भी कोई चेंजेस नहीं आए होंगे, वो वैसे ही रहेगी। तो डायरेक्ट लेबर आप ऊपर आओ और ऊपर आके उठा लो। आपने डायरेक्ट लेबर 18750 और 7500 ये आप दोनों लाके लिख लेंगे। 18750 या लिखते हैं 18750, और दूसरा था मेरे ख्याल से 7500। डन हो गई बात। फिर उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे ओवरहेड्स जो कि है मशीन सेटअप। अब जो तुम्हारा मशीन सेटअप है, अगर तुम उसको नोटिस करो तो मशीन सेटअप का जो ओवरहेड टोटल है वो कितना है सर, 18,900 है, 18,900। मुझे ये बताओ इस 18,900 में से स्टैंडर्ड के लिए कितनी बार ये सेटअप लगाना पड़ा सर, 600 बार। टोटल कितनी बार सेटअप लगाना पड़ा था आउट ऑफ 1575 बार? हाँ ऐसा ही है, तो डिवाइड बाय 1575, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि जो मशीन सेटअप का ओवरहेड का खर्चा है वो स्टैंडर्ड बनाने में कितना लगा। हाँ सर, बड़ा सिंपल है, 600 डिवाइडेड बाय 1575 और मल्टीप्लाई बाय 18900, तो ये आंसर आ रहा है 7200। तो सर यानी कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास
200 क्या बनाने में, स्टैंडर्ड को बनाने में ये खर्चा आया, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 7200। यहाँ पे आप चाहें तो हम आपको लिख के दे सकते हैं 18,900 था मेरे ख्याल से, मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइडेड बाय 1575, ऐसे ही हुआ था, यही कैलकुलेशन करी थी हम लोगों ने, तो ये हमारे पास 7200 आ गया था। फिर उसके बाद आप लोग आगे आ जाओ तो स्टैंडर्ड वो सुपीरियर बनाने में कितना खर्चा आया ओवरहेड्स का, टोटल सेटअप कॉस्ट आया 18,900, जिसमें से स्टैंडर्ड बनाने में कितने टाइम लगा, ये सेटअप लगा 975 बार लगा, आउट ऑफ टोटल कितनी बार सेटअप लगा है 1575, तो इसका भी आंसर आ जाएगा। तो 18,900 मल्टीप्लाई बाय 975 डिवाइडेड बाय 1575, तो ये आंसर आ रहा है 11,700, तो 11,700 इधर आ जाएगा, तो यहां लिख लें 11,700। इसकी वर्किंग किस तरीके से हुई है, 18,900 मल्टीप्लाई बाय कितना था ये मैं भूल गया, 975, 975 डिवाइडेड बाय 1575। हाँ, यही काम किया तुम लोगों ने, तो देखो ये तुम लोगों ने दोनों कैलकुलेशन कर ली, या मैंने वर्किंग पे भी नंबर्स यहाँ पे शो कर दिया। सर पेपर में भी ऐसे कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। सही है, अब इसको आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते थे 11700, ऊपर के बजाय इसकी वर्किंग यहाँ करी तो उसके सामने आप शो कर दो, एक ही बात है, नीचे आके प्लस हो जाएगा, डन। उसके बाद फिर तुम्हारे पास जो अदर ओवरहेड्स है, अब जो तुम्हारे अदर ओवरहेड्स है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं अदर ओवरहेड्स। अब ये अदर ओवरहेड्स किस तरीके से एलोकेट करोगे या किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, तो अब तुम्हारे पास जो ओवरहेड्स बचे हैं ना बाकी के दो, वो ये हैं। अब तुम्हें पता है इसके लिए एक तुम्हें नया ओएआर निकालना पड़ेगा, तो न्यू ओएआर कैसे निकालोगे, न्यू ओ ए आर कैसे कैलकुलेट करोगे, न्यू ओएआर कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना, पहले इन ओवरहेड्स का टोटल निकाल लो, 17,250 प्लस 5850, ये टोटल बन रहा है 23, सही करके लिख लेते हैं इसको, 23,100, और इसको डिवाइड कर लो, तुम किससे डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ लेबर आवर्स। क्या नंबर ऑफ लेबर आवर्स कम हो गए, नहीं सर, नंबर ऑफ लेबर आवर्स तो उतना ही है, तो भाई अभी ऊपर जाके देखो नंबर ऑफ लेबर आवर्स हम लोगों ने टोटल कितने निकाले थे, नंबर ऑफ टोटल लेबर आवर्स वर दिस 2625, तो आज इसको कैलकुलेट कर लेते हैं डिवाइड करके, 2 सॉरी 2625 से डिवाइड कर लें इसको, तो डिवाइड बाय 2625, तो ये आपके पास एक ओएआर आ रहा है, और वो आ रहा है 8.8 का ओएआर आ रहा है। अब ये जो आपके पास 8.8 का ओएआर आ रहा है, 8.8 का ओएआर पर लेबर आवर, ये अब आप यूज करेंगे यहां पे। सर यहाँ पे हम 16 क्यों नहीं यूज कर रहे, ये जो आपने ऊपर ओएआर निकाला था 16 वाला, ये 16 क्यों नहीं यूज कर रहे, आपने यहाँ पे नया ओएआर क्यों निकलवाया, मैंने बेटा इसलिए नया ओएआर निकलवाया क्योंकि अब जो तुम्हारे ओवरहेड्स हैं वो 42,000 के हैं ही नहीं, बल्कि अब जो तुम्हारे ओवरहेड्स हैं वो 23,100 के हैं, तो अब यहाँ पे रिमेनिंग ओवरहेड्स कितने थे, 23,100 के थे, और इसको तुमने डिवाइड कर दिया कितने से, टोटल नंबर ऑफ आवर्स 2625 से, तो यहाँ पे 2625 से डिवाइड किया, तो आपके पास ओवरहेड का खर्चा कितना आया, $8.8 पर लेबर आवर। डन हो गई बात। अब आप मुझे ये बताओ कि आपने स्टैंडर्ड बनाने के लिए जो ओवरहेड का खर्चा है वो कितना आ रहा है, 8.8 का आ रहा है। स्टैंडर्ड बनाने के लिए लेबर ने कितने घंटे काम किया, सर स्टैंडर्ड बनाने के लिए लेबर ने काम किया था, आप लोग ऊपर भी लिख के आ चुके हैं, या चाहे तो चले आपको पीछे से भी दिखा देते कि भाई लेबर ने स्टैंडर्ड बनाने के लिए कितने घंटे काम किया था, सर लेबर ने स्टैंडर्ड बनाने के लिए 1875 आवर्स काम किया था, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 1875 से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 1875 से। और जो सुपीरियर है, ओवरहेड का खर्चा कितना आ रहा है, $8.8 का आ रहा है, और सुपीरियर को बनाने में लेबर ने कितने घंटे काम किया था, सुपीरियर को बनाने के लिए लेबर ने 750 घंटे काम किया था, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे किससे, 750 से, तो आपके पास ये ओवरहेड्स भी पता लग जाएंगे जो ये रहे। ठीक है, ये सर आपने इस तरीके से वर्किंग करके भी यहाँ लिख दिया, हाँ मैंने लिख दिया, आप चाहो तो अलग भी लिख सकते थे, चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, आपने तो कॉस्ट कैलकुलेट करनी है ना। तो भाई 8.8 मल्टीप्लाई बाय 1875, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 1875 मल्टीप्लाई बाय, रुकिएगा मैंने प्लस कर दिया मेरे ख्याल से, 8.8 मल्टीप्लाई बाय 1875, ठीक है जी, तो ये आ गया मेरे पास 16,500, तो इसका जो ओवरहेड का खर्चा आ रहा है वो आया 16,500, और दूसरा 8.8 मेरा बेटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 750 से, तो ये आंसर आ रहा है 6,600, तो यहाँ पे तुम लिख दोगे 6,600। ठीक है, और ये तुमने कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया, अब यहाँ पे तुम टोटल कॉस्ट निकाल के दे दो इसको। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, 123,750 प्लस 1875
17,550 प्लस 7,200 प्लस 16,500। ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है 166,200। पहले पता नहीं डेसिमल में आंसर आ रहा था। 166,200। ठीक हो गया, ये इसकी कॉस्ट आ गई आपके पास। तो यहाँ पे आप लिखो टोटल कॉस्ट। फिर उसके बाद आप आगे आ जाओ तो ये आ जाएगा आपके पास 76,500। फिर आ जाएगा आपके पास 7,500 प्लस आ जाएगा 11,700 प्लस आ जाएगा आपके पास 6,600। ठीक है जी, तो ये आपके पास बन रहा है 102,300। ये आपके पास आ गई टोटल कॉस्ट। डन हो गई बात। अब वंस आपने ये वाला पार्ट भी कर लिया तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे एग्जामिनर आपसे क्या बोलता है, पार्ट 2, कैलकुलेट द रिवाइज सेलिंग प्राइस फॉर ईच स्वेटशर्ट। तो अब आप लोगों ने रिवाइज सेलिंग प्राइस निकालनी है। अब मैं आपको बताता हूँ रिवाइज सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे। टोटल कॉस्ट आ गई ना आपके पास, तो हम यहाँ पे निकालते हैं रिवाइज। ये हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं, रिवाइज सेलिंग प्राइस। मेरा बेटा मुझे एक बात बताओ कि ये जो तुम्हारे पास कॉस्ट आई है टोटल, वो ये आई है स्टैंडर्ड की। चले यहाँ पे लिखते हैं स्टैंडर्ड और यहाँ लिखते हैं सुपीरियर। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि स्टैंडर्ड की कॉस्ट कितनी आई है, 166,200। इसको आप डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ यूनिट्स। कितने यूनिट्स बनाए थे आपने इसके, 22,500 यूनिट्स बनाए थे सर। और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई है सर, 102,300 आई है। और इसके आपने टोटल यूनिट्स कितने बनाए थे सर, ये आपने बनाए थे 9,000। ठीक है, तो पहले तो आप निकाल लो कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है। तो आ जाए कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करोगे, 166,200 डिवाइडेड बाय 22,500। तो ये तुम्हारे पास आंसर आ गया। कॉस्ट पर यूनिट 7.3 आ रही है इसकी, 7.38। तो इसको 386, तो इसको हम ले लेते हैं 7.39 ले लेते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं 7.39। ठीक है, और दूसरा जो है 102,300 डिवाइडेड बाय 9,000। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 11.366। तो 11.37 ले लेते हैं इसको, 11.37। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं। तो प्रॉफिट कितना था, देखो भाई, 3.39 पे आप कितना रखते थे, 30% का प्रॉफिट। और इसी तरीके से 11.37 पे कितना रखते थे, 30% का प्रॉफिट। तो आ जाओ फिर इसके प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो भाई 7.39 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 2.217। तो यानी कि इसको 2.21। ठीक है, और या फिर 2.22 भी ले सकते हैं, जो भी चाहे आप उसको ले ले। उसके बाद आगे आ जाइए जरा। तो 11.37 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ रहा है 3.41। तो यहाँ पे लिखते हैं 3.41। डन। और अब आपके पास रिवाइज्ड सेलिंग प्राइसेस आ जाएंगी। तो यहाँ लिखते हैं रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस। अब जो तुम्हारी रिवाइज सेलिंग प्राइस है ये कैसे निकलेगी, अगेन कॉस्ट में, ये जो तुम्हारे पास कॉस्ट है इन इसके अंदर प्रॉफिट को ऐड कर लो। तो ये आ जाएगा 7.39 प्लस 2.21, ये बन रहा है हमारे पास 9.6। तो ये आ गई आपके पास रिवाइज सेलिंग प्राइस 9.6। और दूसरे की रिवाइज सेलिंग प्राइस 11.37 प्लस 3.41, ये आपके पास आ जाएगा 14.78। तो इसकी रिवाइज सेलिंग प्राइस 14.78 आ गई है। अब अगर तुम लोग इसको नोटिस करो या इस चीज को देखो, तो ये बड़ी सिंपल सा काम था जो एग्जामिनर ने बोला। पहले पार्ट में वही सेम काम उसने हमसे सेकंड पार्ट में करवाया, लेकिन सेकंड पार्ट में कॉस्ट और सेलिंग प्राइस जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही है हमें यहाँ पे। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं सवाल में। अब आगे वो हमसे क्या बोलता है, बोलता है कैलकुलेट द चेंज इन सेलिंग प्राइस फॉर ईच टाइप ऑफ स्वेटशर्ट। यानी कि जो भी तुमने स्वेटशर्ट्स बनाई है ना, इनकी सेलिंग प्राइस में जो चेंज इन सेलिंग प्राइस आया है वो निकाल के दे दो। अब यार ये चेंज इन सेलिंग प्राइस ना कोई बड़ा मसले की बात नहीं है, ये कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आ जाए आपको दिखाते हैं, यहाँ लिखते हैं। चलें, ये तो इधर भी हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन सेलिंग प्राइस करते हैं हम लोग। ठीक है, कैलकुलेशन, ये हम लोग कौन सा पार्ट कर रहे हैं, पार्ट लाजमी लिख लिया करें, थर्ड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन सेलिंग प्राइस। मेरा बेटा तुम्हारे पास दो शर्ट्स थी, एक स्टैंडर्ड थी और एक सुपीरियर थी। जो तुम्हारे पास रिवाइज सेलिंग प्राइस आई थी वो तुम लोगों ने भी ऊपर ही कैलकुलेट करी हुई है।
वो है 9.6 एंड 14.78, ऐसे ही है तुम्हारे पास। और उसके बाद तुम ये देखोगे तुम्हारे पास जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी, वो तुम लोग पहले पार्ट में निकाल चुके हो। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हम ऊपर निकाल लेते हैं कि भाई पहले एबीसी से पहले जो इनकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट थी वो कितनी थी, 9.97 और 13.87। तो ये हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, 9.97, 9.97 एंड 13.87। ठीक है जी, आ जाए डिफरेंस निकाल लेते हैं। चेंज निकालना है ना, तो इसका अलावा डिफरेंस निकालना है, माइनस कर दें इसको तो आपको पता लग जाएगा चेंज कितना हुआ है। तो भाई ये जो आपके पास है 9.6 माइनस 9.97 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ रहा है -0.37। तो ये नेगेटिव आंसर आ रहा है -0.37, यानी कि इसकी सेलिंग प्राइस कम हो गई इतने से। और जो दूसरी है वो है 14.78 माइनस 13.87, तो ये आपके पास आ गई कितना आंसर आ रहा है, ठीक है 0.91 आ रहा है। तो ये 0.91 पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि 0.91 पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि आपने ये चेंज निकाल लिया कि ये जो आप लोगों ने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे आए, तो आपकी जो सेलिंग प्राइसेस है उसके अंदर क्या चेंज आ रहा है। वैसे ये कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज तो नहीं है, ऐसा कोई बड़ा चेंज तो नहीं है, अंडर $1 ही चल रहा है, बट स्टिल कंपटीशन एडवांटेज के लिए आप ये काम कर सकते हैं कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो ये वाला 9.6 का बेचे, पहले आप बेच रहे थे 9.97 का, जिसकी वजह से इसकी सेल्स बढ़ जाएंगी क्योंकि इसकी सेलिंग प्राइस आप कम कर रहे हैं। और इसी तरीके से इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो आप बढ़ा रहे हैं, तो वाइस वर्सा इसकी जो सेल्स है वो गिर भी जाएंगी, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी सेलिंग प्राइस क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। अब अगले पार्ट में देखते हैं, तो अगला पार्ट कौन सा है, पार्ट बी। एक्सप्लेन थ्री डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। भाई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर डिफरेंसेस तीन, क्या हम तो पूरा ही डिफरेंट पूरा टॉपिक करते हुए आए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो एबीसी होती है वो एक्यूरेट होती है एज कंपेयर टू क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ज्यादा बेहतर कॉस्ट कंट्रोल की जाती है एबीसी के थ्रू एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ज्यादा एक्यूरेट होती है या ज्यादा रियलिस्टिक होती है एबीसी एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है वो ज्यादा बेहतर कर देती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एज कंपेयर टू वो सॉरी एबीसी एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। याद है ना कि हमारे पास इस सवाल के अंदर एक प्रोडक्ट लॉस में था, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वो क्या दिखा रही थी उसको, कि वो प्रोडक्ट प्रॉफिट के अंदर है। तो ये सारी बातें एग्जामिनर को हम लोगों ने जो पहले लास्ट क्लास में देखी थी वो तो इसने ये हमसे पूछी है, ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब वो बोलता है कि एडवाइस सी विच मेथड शी शुड यूज जस्टिफाई और आंसर। देखो भाई उसको क्या यूज करना चाहिए। वैसे तो अभी हमारे यहाँ पे इस डेटा से हमें लगता है कि यार इधर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन अगर वो एबीसी यूज कर सकती है, अगर वो अपनी कॉस्ट मैनेज कर सकती है, अगर एबीसी का सेटअप लगा के और एबीसी कर सकती है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग काम है, तो उसको करना वो चाहिए। लेकिन यहाँ पे वैसे बेसिकली हमें कोई बहुत सिग्निफिकेंट फर्क नजर नहीं आ रहा। तो जब इतना सिग्निफिकेंट फर्क नहीं है तो वो चाहे तो करे चाहे तो ना करे, तो हम उसको एडवाइस यही करेंगे सिंपल। ठीक है, अब अगर हम इसकी एडवाइस का आंसर देखेंगे, भाई एग्जामिनर ने क्या आंसर दिया हुआ है इसका, तो भाई इसका आंसर चेक करते हैं सबसे पहले। हमारे बाकी आंसर्स भी चेक हो जाएंगे। ओके जी, 9.96 सही है, ये हमारा सही आ रहा है, ठीक है। और 0.791 भी सही आ रहा है। अच्छा जी, अब इसका ई पार्ट देखो तो बोलता है प्रोडक्ट वैरायटी एंड प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी आर ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम एज अ रिजल्ट, हार्ड टू मेक प्रोडक्ट शो बिग प्रॉफिट एंड इजी टू मेक प्रोडक्ट शो लॉसेस। बोलता है द चेंज इन सेलिंग प्राइस इज नॉट सिग्निफिकेंट इन ईदर केस, हाउएवर द रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस ऑफ स्टैंडर्ड में इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एंड वाइस वर्सा फॉर सुपीरियर। तो उसने यही बात करी कि भाई जब आप ये अपनी चेंज लेके आओगे इसके अंदर, तो जो सेलिंग प्राइस है वो स्टैंडर्ड की गिर जाएगी तो उसकी सेल्स बढ़ जाएगी, और सुपीरियर की बढ़ जाएगी सेलिंग प्राइस तो उसकी सेल्स गिर जाएगी। एज अ रिजल्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग शुड बी यूज्ड टू शो एंड अर्न रियलिस्टिक प्रॉफिट। और वो बोलता है कि अगर तुम्हें रियलिस्टिक प्रॉफिट को कमाना है तो तुम फिर एबीसी की तरफ चले जाओ, वरना कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं रखती ये बात जिसकी वजह से तुम्हें ये काम करना पड़े। लेकिन स्टिल अगर तुम चाहते हो तो वो कर जाओ। तो उसने ये एक आंसर स्ट्रक्चर करके आपको यहाँ पे दे दिया, तो ये इसको आप गौर से पढ़ ले। इससे पहले उसने बोला था कि एबीसी में और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंसेस क्या है, तो बोलता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आइडेंटिफाइज रेलेवेंट एक्टिविटीज बिफोर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट, वेयर एज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आइडेंटिफाइज रेलेवेंट कॉस्ट बिफोर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट। तो उसने क्या बोला कि भाई जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो
कॉस्टिंग आइडेंटिफाई करती है रेलेवेंट कॉस्ट को देखते हुए, लेकिन जो तुम्हारी एबीसी है वो एक्टिविटीज को देखते हुए कॉस्ट को आइडेंटिफाई करती है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ओवरहेड कॉस्ट यूज कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट पूल्स। याद है ना, जो एक्टिविटी बेस्ड होती है उसमें हमें कॉस्ट पूल और कॉस्ट क्या कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर्स चाहिए होते हैं, वेयर एज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूजेस प्रोडक्शन एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट। तो वो अगेन आपको एएस वाली बात पे ले गया, जब आप ओवरहेड एनालिसिस शीट बनाते थे तो उसकी बात यहाँ पे उसने कर दी। बोलता है इन एबीसी देयर इज नो नीड टू एलोकेट एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड एंड सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन कॉन्ट्रास्ट टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। याद है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता था कि जो भी तुम्हारे ओवरहेड्स होते थे वो सर्विस डिपार्टमेंट भी आते थे, और फिर सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स जो है वो रीअपोर्शन करे जाते थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, जो ओवरहेड एनालिसिस शीट बनाया करते थे तुम अपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। तो वो कह रहा है कि वो काम यहाँ पे आपको नहीं करना पड़ेगा। इन एबीसी देयर इज अ सेपरेट ओवरहेड रेट फॉर ईच एक्टिविटी। बोलता है जब एबीसी करते हो तो हर ओवरहेड का एक अलग रेट कैलकुलेट होता है, ठीक है। और ऐसे ही होता था, मशीन सेटअप का अलग हुआ था लास्ट क्लास के अंदर, परचेज ऑर्डर का अलग हुआ था, नंबर ऑफ डिलीवरीज टू रिटेलर का अलग ओवरहेड कैलकुलेट हुआ था। इस सवाल में तो एक ही अलग रेट कैलकुलेट करवाया, तो पिछला वाला सवाल इससे ज्यादा लेंदी था। Whereas in absorption costing a single overhead rate is used for whole department। लेकिन OAR में हम क्या करते हैं, एक रेट निकाल लेते हैं, जैसे इस सवाल में हमने निकाला था, जो इसके शुरू के हम पार्ट कर रहे थे। तो इधर हम लोगों ने क्या किया था, एक रेट निकाला और उस रेट की बेसिस के ऊपर हम लोगों ने उसकी कैलकुलेशन कर दी थी, ठीक है। और उसके बाद बोलता है अगली बात, एब्जॉर्प्शन या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज एक्सपेंसिव टू सेटअप वेयर एज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज इजी टू सेटअप। तो उसने ये भी बता दिया कि कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव होता है एबीसी, वेयर एज एब्जॉर्प्शन जो है वो एक इजी सेटअप है आपका। तो आपकी मर्जी है जो भी आप करना चाहें, लेकिन ये इंटरनल डिसीजन होता है बिजनेस का, और कोई भी बिजनेस अपनी कॉस्ट के साथ नहीं खेलना चाहेगा। तो हर बिजनेस जो है वो शायद अपनी दुकान को इतना ना चमकाए, लेकिन वो शायद एबीसी का सेटअप अपने बिजनेस के अंदर पूरा करेगा ताकि वो अपनी कॉस्ट को बेहतर कंट्रोल कर सके। तो एबीसी इज फार मोर बेटर, फार मोर मॉडर्न, द मॉडर्न मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, राइट। सो ये हमारा एक पूरा सवाल था आज की क्लास में, जो हम लोगों ने पूरा सवाल करा। आई होप कि ये सवाल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगली क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह एक और सवाल के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज।